हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 25 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स लॉन्च किया गया है, जिसे शॉर्ट में एरिया 2020 भी बोला जाता है। अब ये जो भी एरिया 2020 है वो इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया है, जैसे कि आपको मेंशन है यहाँ पे। तो ये किस लेवल पे किस पैरामीटर्स के आधार पर वो अपना डाटा निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि ये डाटा किसके द्वारा अनाउंस किया गया है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये किया गया है। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है पैरामीटर्स, वो क्या क्या देखता है ये इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। जो पहला, बजट फंडिंग की कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अवेयरनेस क्या है, प्रमोशंस कैसे मिले हैं, इनोवेशन क्या है, प्लस आइडिया जनरेशन क्या है। तो ये बेसिक जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, इसके आधार पर ये डाटा तैयार किया जाता है। अब इसमें देखते हैं किसने टॉप किया है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये टॉप किया है। इसमें सेकेंड पोजीशन मिली है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, एंड थर्ड मिली है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, है ना। फोर्थ मिलती है आपकी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो ये आपको पता होना चाहिए, फोर्थ है ना। स्टार्टिंग के थर्ड भी लर्न है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में आपको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था कैग के आने के बाद, जब से ये हुआ कि क्या चीज़ों को ऑडिट करेगा, है ना। प्रशांत भूषण जी का केस आपको याद होगा, उसके तहत ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि लास्ट डिसीजन अभी ये दिया गया है वर्तमान में कि पीएम केयर्स फंड एक तरह का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। दूसरा ये बोला गया है कि एक तरह के ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी आप इसमें बाध्य नहीं हो चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए, डोनेट करने के लिए। अगर आपके पास स्वेच्छा है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा ये भी बताया कि जो कैग होगा आपका, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इसमें किसी भी ऑकेजन पे किसी भी तरह का ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। साथ ही साथ ये पीआईएल के लिए भी ओपन नहीं होगा। तो ये सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए, जो आपका कैग है वो संविधान के आर्टिकल 148 के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसका महाधिवक्ता जिसे बोला जाता है, ये एक तरह का जब वित्त का जो भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसकी समीक्षा के लिए इसका काम होता है, कि समीक्षा करने के लिए, ठीक है। और वर्तमान में हमारे जो कैग हैं वो कौन है, तो गणेश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि जो आपका पीएम केयर्स फंड है वो है क्या, डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज़ में है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो पीएम केयर्स फंड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है। थोड़ा बड़ा है लेकिन लर्न होना चाहिए। इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो जब स्टार्टिंग था कोविड-19 का 28 मार्च 2020 को, ठीक है। 28 मार्च को ये गठित किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो इसके चेयरमैन भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर जी। और साथ में कौन है इसके मेंबर, तो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो 3+1 का रेशियो है, यानी 1 एक चेयरमैन होंगे और 3 उसके मेंबर हो गए, =4, ठीक है। इसका यूज़ किसमें किया जाएगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, आपका आपदा प्रबंधन और अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये भी है कि ये टोटली टैक्स फ्री है ना, 100% टैक्स फ्री है अगर यहाँ पे कोई भी डोनेट करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को अप्रूवल दिया गया है कि अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा, 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, ऐसा कुछ स्लोगन भी दिया गया है। तो एक तरह का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, CET, जो कि हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस तरह का एग्ज़ाम जो भी होगा उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो इसका जिसके थ्रू बच्चे का जो स्कोर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले 3 साल में जो भी जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकता है। इसके साथ ये भी है कि वो अगर अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं है तो बीच में एग्ज़ाम दे करके अपना स्कोर बढ़ा भी सकता है, जो कि आने वाले 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया गया है, एक तरह का आइडिया दिया गया है ना। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 लेवल पे कंडक्ट कराया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा 10th पास है वो भी उसका एक लेवल होगा उस एग्ज़ाम कराने के लिए, जो 12th पास है उसका अलग होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल पे है
उसका अलग एग्ज़ाम होगा। तो ये तीनों लेवल पे है ना, कि आप स्टार्टिंग से ही 10th पास भी हो तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हो। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये किसके द्वारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कराया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया गया है कि जो भी स्टेट के जितने भी जॉब होंगे, अब जो भी वैकेंसी आएंगी वो टोटली स्टेट के बच्चों को ही दी जाएगी, किसी अदर स्टेट के बच्चों को नहीं दी जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा ही डिसीज़न है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि ये कैसे होता है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं, जिसमें से आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप किसी विधि के समक्ष सभी समान हैं, है ना। किसी भी नियम कानून के आधार पर आप किसी से लोक सेवा या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो 16 क्लास 2 है ना, आर्टिकल 16(2) के तहत ये बोला जाता है कि धर्म, है ना, जाति, है ना, जेंडर के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरह का क्या हो जाएगा, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये पता होना चाहिए, कोई भी न्यूज़ है तो आप उसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करके अपना जीएसपी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और वर्तमान में जो चल रहा है वो भी करंट प्लस ही हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।